बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने एक अहम फ़ैसला किया है इमिग्रेंट्स के लिए। वो फ़ैसला क्या है और किस तरह से उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड की तरफ से भी इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम फ़ैसला, एक अहम ऐलान, असल में एक अहम एक्टिविटी की गई है। उसके कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं जो इमिग्रेंट से रिलेटेड हैं, उस पर बात करेंगे। हलफ बर्दारी की राह में एक बड़ी रुकावट जो है वो ख़त्म हुई है। अब नेशनलिटी के बाद हलफ बर्दारी जो है वो मज़ीद आसान हो जाएगी और मज़ीद क्विक हो जाएगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद नई गाड़ियां ख़रीदने पे अमदाद और डिस्काउंट का ऐलान किया गया है, इस पे भी वीडियो के आखिर में बात करूंगा। अगर आप नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप फ़िलहाल रुकें, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में और अच्छे खासे डिस्काउंट में नई गाड़ी ख़रीद सकते हैं। इस पे बात करें। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन ने जो अहम फ़ैसला किया उस पर बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन में एक अहम वोटिंग हुई है। उस वोटिंग में यूक्रेन में जो यूक्रेन के नेशनल लोग हैं उनके लिए, और यूक्रेन में जो लोग विज़िट पे आए हैं उनके लिए, यूक्रेन में जो लोग स्टूडेंट वीज़ों पे आए हैं उनके लिए, या वो असाइलम उन्होंने लिया, वहाँ पे सियासी पनाह ली है, अलगर्ज़ किसी तरह भी वो यूक्रेन में हैं और गैर मुल्की हैं, उनके लिए यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में 1 साल का वर्क परमिट लेना अब मुमकिन होगा। वो यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में जाके जो है वो रहायश पजीर हो सकते हैं लीगल तौर पे। पहले क्या था कि यूक्रेन के लोगों को 90 दिन की लीगल एंट्री थी सिर्फ विज़िट के लिए, लेकिन गैर मुल्की जो यूक्रेन में आते थे, अगर वो यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में आना चाहते थे तो उनके लिए वीज़ा लाजमी था। वो बगैर वीज़े के यूक्रेन से नहीं निकल सकते थे, क्योंकि यूक्रेन ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर था और ना ही शेंजन स्टेट का मेंबर है। लेकिन जंग लगने के बाद रशिया ने जब अटैक किया तो उसके बाद जो सिचुएशन अंदर मुल्क के बनी वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की वहाँ पे रहायश पजीर थे, जिसमें स्टूडेंट्स थे, वर्क परमिट पे लोग आए थे, किसी तरह के भी स्टेटस पे थे या इलीगल थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन में ख़ास तौर पे जो वज़राए ख़ारजा जर्मनी के हैं और फ्रांस के हैं, उन्होंने यूरोपीय यूनियन हाई कमीशन में जो कि ब्रसल्स में है वहाँ पे तकरीर किया और कहा है कि यूरोपीय यूनियन अपने फ़राइज़ को सही तौर पे अंजाम देते हुए इस फ़ैसले पे पहुँची है कि वो रूल जो आज से 2 दहाइयाँ पहले चेक यूगोस्लाविया की जंग के दौरान बनाया गया था लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है अब यूक्रेन और रशिया की जंग की सूरत में। इस कि जो मेन बात है वो यही है कि आप 1 साल का लीगल जो है वो स्टे ले सकेंगे यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में भी। उसके बाद अगर वहाँ पे आप वर्क कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो उसके भी रास्ते आगे जाके खुलेंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लीगल 1 साल काम करते हैं तो उसके बाद आपके लिए मज़ीद आगे उसको एक्सटेंड करना आसान रहेगा। इस खबर को मेन शेयर करने का मकसद यही है कि हमारी कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद जो है वो यूक्रेन में मौजूद है। उनको अगर ये है कि वो आगे शेंजन स्टेट में या किसी और अच्छे मुल्क में जाके रहायश पजीर होना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन में आने का बहुत सारे लोगों का मकसद यही होगा, तो ये बेहतरीन मौका है, वो लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएँ। जर्मनी की तरफ मूव करें, फ़्रांस की तरफ मूव करें, अगर वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनको आने वाले वक्त में जब बिल्कुल अमन व अमान हो जाता है तो वापसी के लिए ना तंग किया जाए या ना परेशान किया जाए, तो बेहतर है वो उन ममालिक की तरफ निकले यहाँ पे इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के लिए आसानियाँ हैं। यानी कि लीगल स्टेटस आपको लेना वहाँ पे आसान है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं और उनकी डिपोर्ट रेशो भी बहुत ज़्यादा कम है। मैं ख़ास तौर पे यहाँ भी बात करूँगा पुर्तगाल, स्पेन और इटली की। बिलाशुबा यहाँ पे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने अच्छे मुल्क नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूसली लीगल रहने के लिए ये अच्छे मुल्क हैं। अगर आप वहाँ से यहाँ पे मूव करना चाहते हैं इन ममालिक में तो ये भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्विट्ज़रलैंड की तरफ से भी इमिग्रेंट्स के लिए अहम ऐलान किया गया। स्विट्ज़रलैंड में जैसे मैंने कई मरतबा पहले जब स्विट्ज़रलैंड की कोई बड़ी न्यूज़ शेयर करता हूँ तो वहाँ पे आपको बताता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया के उन वाहिद ममालिक में से है जहाँ पे जब भी कोई बड़ा फ़ैसला होता है तो वो आवाम से रेफ़रेंडम करवाते हैं। आवाम से रेफ़रेंडम करवाने के बाद उसके रिज़ल्ट जो आते हैं उसी पे फ़ैसला करते हैं। लेकिन जो ख़ास नौइयत के होते हैं तो वो जो इनकी आपस में कौंसल्स बनी हुई हैं जिसमें इनके नुमाइंदे बैठते हैं, वो वोटिंग करते हैं और वो फ़ैसला करते हैं कि इस पर करना चाहिए या नहीं। सुप्रीम को
कौंसल जो है स्विट्ज़रलैंड की, वहाँ पे एक पटिशन दायर की गई दो बड़ी सियासी पार्टियों की तरफ से, जो ये चाहती थी कि वो गैर मुल्की जो स्विट्ज़रलैंड में 5 साल से मौजूद हैं उनको वोटिंग का हक़ दिया जाए। स्विट्ज़रलैंड, ये याद रहे कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर स्टेट की कुछ शिक्कें इसने मानी है, लेकिन ये 100% यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है, ना ही नेटो स्टेट का मेंबर है और ना ही ये शेंजन स्टेट का मेंबर है। इस वजह से यहाँ पे जो कवानीन हैं जो नेशनलिटी लेने के, वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं हैं, और स्विट्ज़रलैंड की जो अपनी आबादी है उसका तकरीबन आधे से जो है वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा है जो कि गैर मुल्कियों के, जर्मन लोगों से, इटली लोगों के, फ्रांस लोगों से भरा हुआ है, और उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन गैर मुल्कियों की है। यही वजह है कि वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी सोच समझ के बनाए जाते हैं, ताकि जो स्विट्ज़रलैंड की अपनी तशख़्ख़ुस है वो ख़राब ना हो। यही वजह है कि उन्होंने अब ये जो उनकी कौंसल है वहाँ पे वोटिंग हुई है, और बहुत ज़्यादा वोटिंग के मेंबरान की सूरत में जो इस फ़ैसले को रिजेक्ट कर दिया गया है कि वो इमिग्रेंट जो 5 साल से यहाँ पे उनको वोटिंग का राइट मिला जाए, ऐसा जो है वो कानून को रद्द कर दिया गया। अब ये रास्ता है कि अब नेक्स्ट जो बड़ी कौंसिल है वहाँ पे वो सियासी पार्टीज़ इसको लेके जाएंगे और अपील करेंगे, वहाँ पे भी चेक किया जाएगा कि ये लागू होगा या नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 10 साल अरसा गुजारने के बाद ही जो है वो नेशनलिटी मिलती है, और यही कहना था उन लोगों का जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया है, और ये कहा है कि इमिग्रेंट्स को, गैर मुल्कियों को 5 साल के बाद सिर्फ जो है वो वोटिंग का राइट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि नेशनलिटी के बाद ही वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। अब आप लोगों के साथ एक बहुत अहम न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ हलफ बर्दारी से रिलेटेड, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिनिस्ट्रियो दी जुस्टिसिया की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में 2021 में कानून पास किया गया था कि नोटारियों के पास जाके आप जो है वो खुरामिनतो करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कानून हायल था जो कि 2015 में जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जो मारिनो रखोई हैं, उन्होंने पेपे की उस वक्त हुकूमत थी, उन्होंने एक कानून पास किया था जिसमें इस तरह की किसी भी हलफबर्दारी को रिजेक्ट किया गया था। उस कानून को ख़त्म करते और उसमें नई शिक डालते हुए अब 2000 जो है वो 22 आ चुका है, और अब नोटारियों के पास आप जाके बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो हलफ बर्दारी दे सकते हैं। कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है, और नॉर्मली उतना ही टाइम लगेगा जितना कि रजिस्टर सिविल में, लेकिन ख़ास तौर पे कुछ रजिस्टर सिविल ऐसी हैं जहाँ पे साल साल, 1.5 साल तो आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट दी जाती है। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप नोटारियों के पास जाएं, अपनी हलफ बर्दारी दें, और जितनी देर में आपने वो वेट करना है उससे आधे टाइम में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, और इस तरह से आपकी नेशनलिटी जल्दी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इस काम को आप कर सकते हैं, यानी कि नोटारियों के पास आप अपनी हलफ बर्दारी अब जाके दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ पे मिनिस्टर ने क्या कहा है मज़ीद डिटेल के लिए वहाँ पे आप ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं नई गाड़ी ख़रीदने पे डिस्काउंट और अमदाद के बारे में। जहाँ तक नई गाड़ी ख़रीदने की बात है, तमाम दुनिया की हुकूमतें और ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन ये चाहती है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीदी जाएँ ताकि वो आलूदगी से पाक हों। डीज़ल पे या पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ ना ख़रीदी जाएँ, क्योंकि अगर वो ख़रीदेंगे तो माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी दुनिया सफ़र कर रही है और मज़ीद इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फ़िलहाल हाइब्रिड गाड़ियों का दौर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अचीवमेंट करने की कोशिश की जा रही है हर मुल्क की तरफ से। स्पेन भी उसमें कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के रूल के मुताबिक 2030 में नस्फ़ से ज़्यादा जो यूरोपीय यूनियन की गाड़ियाँ वो इलेक्ट्रिक करनी हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि 7,000 यूरो तक नेशनल लेवल पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं। इसके साथ साथ 4,000 से 5500-4500 यूरो तक आपको अमदाद भी मिलेगी अगर आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लिंक नंबर 2 के नाम से। आप इसको क्लिक करके तमाम गाड़ियों के मार्के पे आपको ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ही मिलेगा। आप अगर नई गाड़ी डीज़ल या पेट्रोल ख़रीदेंगे उस पर ये अमदाद बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और ना ही आपको किसी किस्म का डिस्काउंट मिलेगा। आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं।
दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।